नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जहां पर कि हम कवर करने वाले हैं ये सारी टॉपिक्स। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज DNEA, that is Daily News and Editorial Analysis, wherein we are going to cover all these topics. Let's check it out that कौन से topics जो हैं वो हम cover करने वाले हैं, and this is being presented by me. My name is Khushbu. So the very first one is the Pulikali, that is tiger dance. तो ये टाइगर डांस, ये कौन सा पुलिकली, कहाँ, क्यों, कब होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर आता है इंडिया का पहला, ठीक है, फिर आता है इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी मिशन जो कि लॉन्च होना है टुडे, विच हैज ऑलरेडी बीन डन एक्चुअली। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आदित्य L1 जो है वो फाइनली लॉन्च हो चुका है। फिर आता है जम्बू सवारी। फिर उसके बाद है कि ये हम जानेंगे कि जम्बू सवारी क्या है एंड ऑल। जम्बू वर्ड से तो जिनको हिंदी के बारे में जानकारी होगी तो दे मस्ट बी नोइंग दैट व्हाट दिस जम्बू मीन्स। देन 7 years ऑन मिशन टू क्लीन द गंगा रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस ओनली। 7 साल हो गए हैं और अभी तक जो है गंगा को क्लीन करने का जो काम था वो अभी तक नहीं हो पाया है। महेंद्र गिरी के बारे में जानेंगे। महेंद्र गिरी क्या है, क्या ये पहाड़ है कोई, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। फिर आती है एनसीईआरटी की बात। हम सभी को पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये एनसीईआरटी को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का टैग जो है वो मिल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है और यहाँ पर क्या चीज़ें जो है अब नहीं होने वाली हैं, इसको लेकर के आखिरी में जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ रिलेटेड टू बच्चा पार्टी ओनली, चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन फ्रॉम void marriages entitled to parents a share in property। तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में जो है ऐसे बच्चों को शेयर मिलेगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हम कवर करने वाले हैं, सो दैट इज दी दिस वन, टाइगर डांस। इसके बारे में हम जानेंगे, जो कि द हिंदू में सबसे ऊपर में ही आया हुआ था। मतलब सबसे ऊपर बोले तो फर्स्ट पेज में ही था पुलिकाली। पुलिकाली मतलब टाइगर डांस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग जो हैं किस तरीके से टाइगर जैसे बने हुए हैं एंड दे आर डांसिंग। दिस इज अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन जो कि ओणम में होता है, ओणम के टाइम में होता है। तो ओणम थी तो इसी वजह से ये सेलिब्रेशन जो है everyone was celebrating this thing। so ओणम अब क्या होता है, let's check this out कि ओणम क्या है। so ओणम एक्चुअली obviously बात है कि एक फेस्टिवल है, राइट। so ओणम मार्क्स द कमेंसमेंट ऑफ द चिंगम मंथ। चिंगम मंथ का जो है वो स्टार्टिंग बताता है कि जैसे कि नया जो है मंथ स्टार्ट होने वाला है, सो दैट एक्चुअली बीइंग मार्क्ड बाय दी ओणम। उसी टाइम जो है ये ओणम सेलिब्रेट किया जाता है और मलयालम कैलेंडर के हिसाब से ये चिंगम मंथ जो है वो पहला महीना होता है उनके कैलेंडर के हिसाब से। जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर्स के हिसाब से जनवरी होती है, तो वैसे ही यहाँ पे चिंगम मंथ जो है वो मलयालम कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना होता है, जिसको कि यहाँ पर मलयालम कैलेंडर को क्या कह रहे हैं, कोला वर्षम। क्या कह रहे हैं इसको, कोला वर्षम, ठीक है। और ये जो दिन होता है ये स्पेसिफिकली अगस्त या फिर सितंबर में ही आता है। अगस्त में होगा या फिर सितंबर में होगा। एंड ये जो पूरा सेलिब्रेशन होता है 10 दिन का होता है, ठीक है, 10 दिन का होता है। लोग बहुत सारी रंगोली बनाते हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन होता है, बहुत सारे खाने पीने के सामान बनते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन। अब ये ओणम जो है वो क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है, ठीक है। इसमें क्या है कि ओणम इज कॉमेमोरेटेड एज अ वेलकमिंग सेलिब्रेशन। ये एक तरीके से वेलकम सेलिब्रेशन के तौर पे मनाते हैं। किसका वेलकम यहाँ पर कर रहे हैं, तो किंग महाबली के बारे में। तो किंग महाबली को कहते हैं कि वो इस समय में केरला में आते हैं। कब आते हैं, इसी टाइम में ये केरला में आते हैं। एंड इसके अलावा इट एक्चुअली सर्व्स एज अ फेस्टिविटी। किस चीज की फेस्टिविटी, किस चीज की खुशी के बारे में ये सेलिब्रेशन है, पैडी। तो बहुत सारे चावल के जो व्यंजन है, डिफरेंट डिफरेंट डिशेस ऑफ राइस इज आल्सो बीइंग मेड ओवर हियर। द फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड विद ग्रेट एंथुजियाज्म विच इज वेरी ऑब्वियस। इस टाइप के सेलिब्रेशंस जो हैं वो बहुत ही खुशी से बहुत सारे जो लोग हैं वो बनाते हैं। इसमें पुक्कोलम लोग बनाते हैं, जो कि एक
फूल की रंगोली होती है, वल्लम कली, थ्रिलिंग बोट रेस, इस टाइप के बहुत सारे इवेंट्स जो हैं ओणम के टाइम में होते हैं। एंड ऑल दीज आर द वेज टू एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस, अपने खुशी को जो है जाहिर करने के लिए ये सारा काम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इट इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश में जो लोग हैं वो ग्लू ट्रैप्स यूज कर रहे हैं रॉडन्स को पकड़ने के लिए। ग्लू ट्रैप एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं घर में कि एक ये जैसे एक तख्ता टाइप रहता है ऐसे, ठीक है, फोल्डेबल रहता है, गत्ते जैसा, वो उसमें ग्लू लगी रहती है। तो इसको लोग जो है घर में रखते हैं इन ऑर्डर टू कैच माउस, माउस जो है उसमें चिपक जाए, चूहे जो है उसमें चिपक जाए, रैट्स को पकड़ने के लिए, ठीक है, उसमें चिपकने के लिए। तो यही चीज की जो यूज है यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, राइट। अब ये ग्लू ट्रैप की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेचारे जो बर्ड्स हैं वो किस तरीके से चिपके हुए हैं। तो ग्लू ट्रैप में ऑब्वियसली बात है, जब एक बार ये स्टिक हो जाते हैं तो दे ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट, वो कोशिश करते हैं कि भाई किस तरीके से जो है हम इससे बाहर आए। तो इससे जब ये बाहर आ जाएंगे, मतलब बाहर आने की कोशिश करते, इस कोशिश में इनकी स्किन जो है, इनके फेदर्स है, इनके स्किन है, वो भी निकल जाती है एंड फाइनली ये लड़ते लड़ते जो है दे गिव अप, दे डाई, राइट। तो ये चीज है जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश में इसको बैन कर दिया गया एंड शुड बी बैंड, राइट। यू आर नॉट सपोज टू यूज इट ऑन दीज बर्ड्स, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन करें, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको हाईलाइट कर लिया गया है। इसमें आता है डेफिनेशन एनिमल्स का। तो एनिमल्स का डेफिनेशन इन्होंने क्या दिया है इसमें, तो इट एक्चुअली एनकम्पासेस ऑल लिविंग बींग्स, हर सारे लिविंग बींग्स एक्सेप्ट ह्यूमंस एंड वेरियस एनिमल फॉर्म्स, कुछ एनिमल फॉर्म्स और कुछ ह्यूमंस को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो एनिमल्स के तौर पर जो है उनको जाना जाएगा। नाउ दिस वाज एक्चुअली नीडेड। अब इसकी ज़रूरत क्यों थी, इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि हम जो है ये अननेसेसरीली जो सफरिंग हो रही है, क्रूएल्टी हो रहा है, एनिमल्स के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, उस चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकें, which was actually required। अब इसमें बात आती है कि काफ़ी टाइम ऐसे भी आपको एनिमल्स दिखते होंगे जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं किसी बीमारी से, किसी दिक्कत की वजह से, दे आर सफरिंग एंड उसके वजह से व्हाट हैपन्स, वो जो सफ़र कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से देयर आर मेनी पीपल हु फील लाइक कि इनका ना रहना ही ज़्यादा अच्छा है। तो उस टाइम में उसको यूथनेशिया बेसिकली उसको जो है बाय गिविंग समथिंग उसको मार देते हैं सो दैट उसको उस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है ना सफ़र नहीं करनी पड़े। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो उस टाइप की अगर सिचुएशन है सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन रिसेंटली यू मस्ट हैव सीन दैट कि एक लेडी ने एक डॉग के ऊपर जो है एसिड फेंक दिया था एंड दैट डॉग वाज स्क्रीमिंग आउट ऑफ बिकॉज ऑफ दैट बर्निंग स्किन एंड ऑल, दैट हैज़ एक्चुअली बर्न द स्किन। सो इन सारी चीज़ों की इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं। इसके अलावा यू मस्ट हैव सीन दैट कि छत से फेंक देना है, उसको गाड़ी में बांध करके घूमते रहना है, इस टाइप की चीज़ें, उसके पूंछ में जो है पटाखे बांध देने हैं, ये जो नटोरियस काम करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर रियली वेरी रॉन्ग एंड आप लोगों की इन हरकतों की वजह से दिवाली को जो लोग हैं ब्लेम करने लगते हैं कि दिवाली की वजह से ऐसा, पता है ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ यू पीपल, जो लोग ये काम कर रहे हैं ना उनकी वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ दिवाली ऑल दीज थिंग्स हैपन, राइट। तो ये टाइप की जो क्रूएल्टी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए इस एक्ट को लेकर के आए हैं। इट ऑल्सो एड्रेसेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रूएल्टी इन्फ्लिक्टेड अपॉन एनिमल्स, एक्सेप्शंस टू दीज रूल्स and human process of euthanizing suffering animals to prevent the further agony over here, so that the people, anyone doesn't actually do anything to harm them. Okay,
नाउ इसमें इन्होंने जो कुछ गाइडलाइंस भी दिए हुए हैं फॉर कंडक्टिंग द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन द एनिमल्स। कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि आप किस तरीके से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो है वो एनिमल्स पर कर सकते हैं, एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स ऑल्सो, कि जो एनिमल्स परफॉर्म कर रहे हैं कि वो भी किस तरीके से क्या हो सकता है जिसको कि आप ऑफेंसेस में इंक्लूड नहीं करोगे। एंड यहाँ पर इस एक्ट में एनिमल वेलफेयर बोर्ड को भी बनाने के लिए प्रावधान है। इसके अलावा इन्होंने जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 को हमने पहले भी बहुत बार डीएनए में कवर करे हुए हैं। सो ये इसका काम क्या रहता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम है। तो प्रेजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनकम्पासिंग बोथ फ्लोरा एंड फौना, तो इसमें वाइल्ड लाइफ में जो भी चीजें हैं, फ्लोरा है, फौना है, हर किसी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। एंड ही दिस एक्चुअली वर्क्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कंजर्व इनको करने की, प्रिजर्व करने की है काम करना। इट डेजिग्नेट्स प्रोटेक्टेड एरियाज, की कौन से एरियाज जो हैं ये एरियाज में किसी तरीके की कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, ये एरियाज में हो सकती है, ये एरियाज में रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, ये एरियाज में नो वन इज सपोज टू एंटर, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है दिस इज being mentioned. Now कुछ जो नोटेबल फीचर्स हैं उसमें आते हैं प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, कहाँ किन की हंटिंग हो सकती है, किन की नहीं हो सकती है। इट एक्चुअली फोरबिड्स, स्ट्रिक्टली फोरबिड्स दी हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जिनको मेंशन किया गया है शेड्यूल्स 1, 2, 3 एंड 4 में। ठीक है, इस इन शेड्यूल्स में जिसको भी मेंशन किया है, जिन भी एनिमल्स को, सो दे आर वो जो है उनको आप हंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स। बोर्ड्स को भी एस्टैब्लिश करने की बात है इसमें, इस पर्टिकुलर एक्ट में। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल लेवल पे भी बोर्ड की गठन की बात हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट की, एंड स्टेट लेवल पर भी। सेंट्रल जू अथॉरिटी, so this body is also instituted under the act to oversee the matters related to zoos, because zoo में ऐसा नहीं हो कि एनिमल्स को लेकर के आप गए हो और उसके बाद वहां पर उनको किसी तरीके की कोई जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ जाए। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ओके, तो वाइल्ड लाइफ में जो है ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम्स होते हैं, किल इन ऑर्डर टू किल दी एनिमल्स, उसके बाद उनके स्किन की तस्करी करना, उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना, एंड ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू बाय एंड सेल ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये टाइप की जो चीजें हैं वो इसके अंदर अब आ गई। ठीक है, सो दैट वाज रिलेटेड टू दी एनिमल्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर हीरो। ओके, असम्स अनसंग हीरो रीडिस्कवर्ड ऑन स्टेज। तो यहाँ पर जिस हीरो की बात हो रही है, हु दैट पर्सन इज मांगरी ओरांग। मांगरी ओरांग कौन थी? तो मांगरी ओरांग जो है वो एक ट्राइबल पर्सन थी, एंड ये इन्होंने अपनी जिंदगी जो है न्यौछावर कर दी इन ऑर्डर टू अगेंस्ट बेसिकली दी अगेंस्ट Britishers. Okay, so she fought against foreign liquor and opium. फॉरेन लिकर एंड ओपीएम के खिलाफ जो है इन्होंने आवाज उठाई थी। एंड ऑल ऑफ अस, अगर आपने जो हिस्ट्री है थोड़ी ढंग से पढ़ी होगी, थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा होगा, तो यू कैन रिकॉल दीज थिंग्स दैट जो ट्राइबल्स हैं वो बहुत ज्यादा अत्याचार सहे हैं। दे हैव सफर्ड अ लॉट, बहुत ज्यादा सफर करे हैं, ये बहुत ज्यादा सफर करे हैं ट्राइबल पीपल, राइट। तो ट्राइबल पीपल जो हैं दे वर द वन हु एवरीवन वाज सप्रेस्ड, एवरीवन वाज एक्चुअली पुट अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एंड एवरीथिंग, एंड इट इंक्लूड्स द ट्राइबल्स ऑल्सो। आप इस चीज को भी सोचिए कि बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स होते थे जिनको उन्होंने जन्म से ही बोल दिया दैट दीज आर द चोर ट्राइबल्स, उनको इस तरीके से टैग दे देते थे। अब जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें लिखा था कि मेरा बाप चोर है ना, तो वैसे ही ट्राइबल्स को भी एकदम से उनको बोल देता कि आप मतलब ये ट्राइबल से जो भी बिलोंग करता है वो चोर है। बट क्यों? आपने भाई, वो उनका जंगल था, राइट, वो उनका एरिया था, वो हमेशा से वहीं पे ही रहते थे। अब वहां से जो है ये निकाल दिया आपने, इनको बाहर सेटल करने के लिए जबरदस्ती, और जंगलों पे आपने कब्जा कर लिया। उनको पता ही नहीं है
इन सारी चीज़ों को अडेप्ट करने का। तो अब जो जंगलों से जो भी चीज़ें इनको लगती थी कि हमारे ज़रूरत की है, तो वो चोरी छुपे जा करके वहां से ले करके आते थे। Those are the essential things. Those were the essential things and are the essential things of these tribals. You cannot just term them like that, right? तो यहाँ पे ट्राइबल्स आप देख सकते हो, ये जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, तो यू कैन रियलाइज, बड़े आराम से आप इस चीज को समझ सकते हो किस तरीके से दे यूज टू सप्रेस दीज पीपल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फॉरेन लिकर एंड ओपीएम के अगेंस्ट शी फॉट, राइट। अब यहाँ पे मांगरी ओरांग के बारे में जो है इस स्टेज पे परफॉर्म किया गया था, तभी जा करके इसको हाईलाइट किया गया है यहाँ पर न्यूज में। सो मांगरी ओरांग इज एन अनसंग हीरो ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड शी वाज गन डाउन इन 1921 फॉर लीडिंग अ फाइट अगेंस्ट फॉरेन लिकर एंड ओपीएम पुश्ड ड्यूरिंग द colonial people. So she was shot dead by the Britishers during the colonial time period. Okay, so this was it related to this article. Okay, but who was Mangri Orang? So here you can see she is Mangri Orang. So ये जो है उनकी एक मूर्ति है जिसको कि अनवील करा गया था। तो मांगरी ओरांग, जिनको कि मालती मेम के भी नाम से जाना जाता है, ये एक फीमेल, ये इंडिया की पहली फीमेल मार्टियर थी, जो कि इंडिया की इंडिया में इंडिया के जो स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस को लेकर के, शी stood against the Britishers and she stood against Britishers and she stood with Indian people, right? And she was Indian obviously, ठीक है। Now अब इन्होंने जो है ये जो अगेंस्ट फॉरेन थिंग्स, फॉरेन लिकर एंड ऑल, तो ये कहाँ किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपने देखा था ना कि उसमें क्या करना था, You were not supposed to cooperate with the अंग्रेज, आपको अंग्रेजों से कोऑपरेट नहीं करनी थी, ठीक है। तो वही काम जो है यहाँ पर हर जगह पे लोग उसी चीज को फॉलो कर रहे थे, एंड शी वाज आल्सो फॉलोइंग द सेम थिंग। Now let's move on to the next topic, that is India's first solar observatory mission to be launched today. And जो कौन सी observatory launch करी गई है, so that is Aditya L1 launch हो गई है, ठीक है। So that is really very good thing which happened. तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले। भाई देखिए, आदित्य L1, आदित्य नाम क्या है, आदित्य का ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सन। L1 क्या है, लैंगरेंग पॉइंट 1। तो यहाँ ये जो लैंगरेंग पॉइंट है, जो कि स्पेस में एक पॉइंट है जो कि हमने अपने हिसाब से बनाया कि दैट इज द पॉइंट, एंड वो पॉइंट पे जाकर के स्पेस क्राफ्ट को रहना है, एंड वहां से जो है वो सन का जो सरफेस है, कोरोना क्रोमोस्फियर्स, तो उसको ये स्टडी करेगा। ओके, दैट इट विल बी स्टडिंग, ठीक है। तो आदित्य L1 को लॉन्च करना था PSLV के द्वारा। कहाँ से लॉन्च करना था, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में। तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, बाईपोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आदित्य L1, सैटेलाइट सेपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है हमको उतना जानना जरूरी नहीं है। मिशन का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर कह रहा है कि आदित्य L1 इज अमंग द लेंथीएस्ट मिशंस इन्वॉल्विंग इसरोस PSLV लॉन्च व्हीकल ओवर हियर। आदित्य L1, तो आप यहाँ पर जो है आदित्य L1 एंड जो PSLV है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर इसको बनाया हुआ है। तो जो पेलोड है वो यहाँ पे रहते हैं। मैंने लास्ट टाइम जब आपको चंद्रयान के बारे में बताई थी, तो देन ऑल्सो आई टोल्ड यू दिस इज बेसिकली द लॉन्च व्हीकल, लॉन्च कर रहा है, लेकिन जो असली माल पानी है वो कहाँ पर रहता है, वो ऊपर टॉप में रहती है, ठीक है। तो यहीं पे ही जो है ये आप ये देख सकते हो, दिस इज द वन विच विल एक्चुअली बी स्टार्टिंग। तो इसको आज ही लॉन्च होना था, एंड यहाँ पर इसका काम क्या है, जो कोरोनल हीटिंग है और सोलर विंड एक्सेलरेशन है उसको समझने के लिए डेटा कलेक्ट करने का इसका काम है। टू अंडरस्टैंड द कपलिंग ऑफ डायनामिक्स ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर एटमॉस्फेयर का जो डायनामिक्स है उसको समझने के लिए इसको स्टडी करना है। इसके बाद कोरोनल मास इजेक्शन,
कोरोनल मास इजेक्शन, फ्लैश एंड नियर अर्थ स्पेस वेदर जो है उन सारी चीजों को इसको स्टडी करना है, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या करना है, जो सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन है और टेम्परेचर एनिसोट्रॉपी है, इन सभी को, मतलब ये इसका जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। इसका पीडीएफ आपको जो है बड़े आराम से, मतलब ये जो पूरा पीडीएफ है आपको तथास्तु के करंट अफेयर्स का जो टेलीग्राम चैनल है, आई एम रिपीटिंग अगेन, तथास्तु का टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स वाला, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी तो इसको प्लीज जो है वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पीडीएफ आप बार-बार पूछते रहते हो ना, तो पीडीएफ वहीं पे मिलेगी, मेरी जितनी भी करंट अफेयर्स वाली वीडियोस बनती है या फिर कोई भी जो वीडियोस बनती है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि 125 days द टाइम इट विल टेक टू रीच L1 पॉइंट। नाउ व्हाट इज दिस L1 पॉइंट? देखिए स्पेस है, दिस इज दी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। आई गेस रेड कलर माइट नॉट बी विजिबल, राइट? सो दिस इज सन एंड दिस इज दी अर्थ, राइट? अब सन एंड अर्थ जो है ये बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, और यू कैन से दैट दीज आर द प्लैनेट्स एंड द सन्स, जो कि जिनमें की ये चीज होती है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है। तो ये लैंगरिंग पॉइंट L1 पॉइंट जो है ये एक्चुअली वो पॉइंट है, लैंगरिंग पॉइंट ये वो पॉइंट है जो कि सन और अर्थ के बीच में है, ठीक है, सन एंड अर्थ के बीच में आती है। एंड ये जो L1 पॉइंट है, यहां पर इनका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से द सैटेलाइट और व्हाटएवर वी आर लॉन्चिंग, तो वो यहाँ पर आकर के स्टे कर सकता है एंड वो अकॉर्डिंगली इट कैन डू द एक्सपेरिमेंट्स व्हाटएवर इट इज सपोज टू डू, ठीक है। वो सारी चीजें जो है ये आराम से कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज अर्थ, दिस इज मून एंड यहाँ पर जो है लैंगरिंग पॉइंट 1 है। ओके, दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसी वजह से यू कैन सी दैट कि इसका नेम जो है आदित्य L1 रखा गया है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। पहले जो लॉन्गेस्ट मिशन थे उसमें PSLV C35 मिशन था, जो कि 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, and which concluded after 2 hours 15 minutes and 33 seconds from the lift off, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सो आदित्य L1 जो है वो इंडिया की सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। हमने चांद पे यानी कि मून को फतेह तो कर ही लिया है, अभी सन रह गया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट एंड इट विल बी पोजीशनड अराउंड 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अभी आप बताओ कि अर्थ से जो सन है वो कितने डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है इसका, कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये 1.5 मिलियन किलोमीटर्स जो है वो दूर है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। कितनी दूरी पे है ये अर्थ एंड सन के, जो है अप्रोक्सीमेटली 1% का जो डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस है उसका 1% ही है। सो फाइंड आउट कि कितना है, डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जो है वो लिखिए। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है फ्रॉम द इमेज इटसेल्फ, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फर्स्ट बैच ऑफ एलिफेंट्स ऑन देयर वे टू मैसूरू फॉर जम्बू सवारी। तो जम्बू सवारी के लिए पहला बैच जो है हाथियों का, एलिफेंट्स का, वो भेज दिया गया है कहाँ पे, मैसूरू में। तो ये जम्बू का मतलब क्या होता है? जम्बू का मतलब होता है एलिफेंट्स, ठीक है। क्या मतलब होता है? एलिफेंट्स होते हैं ये एक्चुअली, ठीक है। अब ये जो एलिफेंट्स हैं, मैसूर में जो दशहरा मनाया जाता है, ठीक है, तो वो जो पूरा फेस्टिवल होता है उसमें हाथियों का काफ़ी यूसेज होता है। वहाँ पे हाथी जो है वो इस तरीके से निकलते हैं, एज यू कैन सी, यू नो, एकदम ताम झाम से निकलते हैं, बहुत अच्छी सेलिब्रेशन होती है। तो ये जो सेलिब्रेशन है इसको मैसूरू दशहरा भी बोलते हैं, या फिर इसको आप रॉयल फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका भी कह सकते हो, जो कि लगभग 10 दिन की होती है, विच स्पैन्स फॉर 10 डेज। कितने दिन की होती है? 10 डेज की होती है। एंड इट स्टार्ट्स, ये कब स्टार्ट होता है? नवरात्रि
with the 9 nights of Navratri and culminating with that of the विजयदशमी, क्योंकि नवरात्रि, ठीक है, तो 9 दिन की नवरात्रि हो गई, उसके बाद आता है विजयदशमी, तो 9 दिन प्लस 1, तो 10 डेज यहाँ पर हो गए ना। ये जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो ये पूरा सेलिब्रेशन होता है, इट शोकेसेस द अडॉर्न्ड एलिफेंट्स, इन सुंदर सुंदर एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस, ये सभी बहुत सुंदर से डेकोरेट करके इन सभी को जो है वो मार्च कराया जाता है एंड इनको प्रॉपर ट्रेनिंग इन सारी चीजों की जो है वो दी जाती है। सो दिस इज व्हाई दिस जम्बू सवारी इज इन लाइमलाइट, क्योंकि ये जो है इनका पहला बैच छोड़ दिया गया है कि जाओ भैया मैसूरू जाओ। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है 7 years ऑन मिशन टू क्लीन द गंगा रिमेन्स द वर्क इन प्रोग्रेस। 7 साल हो गए भाई, करोड़ों रुपए हमने खर्च कर दिया, उसके भी बाद जो है हमारा जो मिशन क्लीन गंगा है वो अभी तक नहीं ढंग से हो पाया है, वो हो ही नहीं पाया है। हर हर गंगे ना। इसमें एक्चुअली बोल क्या रहा है, इसमें कह रहा है दैट ओवर द पास्ट 7 years गवर्नमेंट ने कितने पैसे खर्च कर दिए, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने स्पेंड किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में, एंड दे हैव also set up the sewage treatment facilities capable of addressing approximately 20% of the sewage projected to be produced in the 5 key states situated along the river itself। तो इन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट जो है उसको भी इन्होंने करके रखा हुआ है। प्रोजेक्टेड इम्प्रूवमेंट, अब इम्प्रूवमेंट की बात की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक्सपेक्टेड है दैट 33% एक्सपेक्टेड टू राइज द सीवेज इज एक्सपेक्टेड टू राइज सीवेज अलोंग द गंगा बाय दैट ऑफ द 33% से जो है यहाँ पे राइज करने की बात हो रही है। एम्बिशियस टारगेट्स क्या है इसके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मिशन गंगा ओनली, ठीक है, गंगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के ही हिसाब से अगर हम देखें, जो कि दिसंबर 2026 तक ये जो है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ऑफ दिस ओनली, कि कह रहे हैं कि दिसंबर 2026 तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स आर एंटिसिपेटेड टू बी केपेबल ऑफ ट्रीटिंग 60% ऑफ द सीवेज। कितना सीवेज की बात कर रहे हैं, 60% जो सीवेज है वो बेसिकली ट्रीट करने के लिए एकदम जो है वो रेडी टू गो हो जाएगा। नाउ बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस, ये सारे कैलकुलेशंस किस हिसाब से हुए हैं, ये 11,765 जो मिलियन लीटर्स पर डे की सीवेज जनरेट होती है उसको इन्होंने स्टडी किया है एंड उसके हिसाब से कहा कि 60% तक का जो काम है 2026 तक इस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट होना एंड ऑल, वो सारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कि जो मिशन क्लीन गंगा है इनके आसपास जो है ये सीवेज ट्रीटमेंट लगा रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रहे हैं, सो दैट जो वाटर है उसको ट्रीट करके ही पानी में डाला जाए। ठीक है, अब गंगा नदी जो है भगीरथी एंड कौन सी रिवर मिलती है, अलकनंदा। ठीक है, तो ये जब दोनों नदियां मिलती हैं तब जाकर के गंगा नदी बनती है। अब ये जो गंगा नदी है ये, ठीक है, शुरू में तो बहुत ही ज्यादा क्लीन रहती है लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, स्पेशली कानपुर से जो है और भी ज्यादा इसमें गंदगी डंप हो जाती है। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस ओनली। की मैट्रिक्स क्या है, तो एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने भी इस चीज को लेकर के पहले एक रिपोर्ट जो है वो पेश कर चुके हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये नेशनल मिशन क्लीन गंगा जो है इट एक्चुअली प्लान्स टू एस्टैब्लिश द एसटीपीज, sewage treatment plants with the capacity to treat 7,000 million liters per day के हिसाब से जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि 2026 तक सीवेज क्लीन करने का काम जो है ये करना शुरू कर देंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग एज ऑफ नाउ। मिशन की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी अनट्रीटेड सीवेज है उसको ट्रीट करके ही पानी फाइनली गंगा में छोड़ी जाए, उसको डंप किया जाए, अदरवाइज हम जो है कभी भी पानी को, कभी भी गंगा नदी को जो है हम साफ नहीं कर पाएंगे। ओके, हम कभी भी इस चीज को साफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फंडिंग ऑलरेडी मैंने बोल चुका है 20,000 करोड़ रुपीस की, एंड गवर्नमेंट ने अप्रूवल कितना दिया, 37,396 करोड़ रुपीस की यहाँ पर अप्रूवल दे रखी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू महेंद्रगिरी।
तो इंडियन नेवी ने जो है अभी रिसेंटली महेंद्रगिरी को भी जो है वो लॉन्च कर दिया है। आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है कि भाई इससे पहले कौन सी गिरी जो है उसको लॉन्च किया गया था। गिरी गिरी ही है, तो इससे पहले कौन सी गिरी है। यहाँ पे जो ये गिरी वाली गिरी नहीं है, ये पहाड़ों वाली गिरी है। हम ऊंचाइयों पे सोचते हैं, हम गिरने वालों में से नहीं सोचते, हम ऊंचाइयों पे जाने का सोचते हैं। तो इंडियन नेवी ने स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को भी लॉन्च कर दिया है अभी, ठीक है। अभी मतलब कल ही जो है इसको लॉन्च किया है, तभी तो आज न्यूज में है। तो महेंद्रगिरी को लॉन्च करने के पीछे का रीजन क्या है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत आती है। ये दिस महेंद्रगिरी थिंग एक्चुअली फॉल्स अंडर दिस थिंग। अब इसके अलावा जो पॉइंट है कि इंडियन नेवी जो है वो आत्मनिर्भर, ठीक है, हमारा जो ये कहना है कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, ठीक है, निर्भर। तो आत्मनिर्भर भारत बनने के आगे उसी दिशा में बढ़ने के लिए हमने इस टाइप की इंडिजिनियसली डेवलप्ड चीजें जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर दी हैं, बनाना स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें से कि एक महेंद्रगिरी भी है। तो महेंद्रगिरी का जो नेम है वो एक माउंटेन पीक के नाम पे रखा गया है, जो कि कहाँ पर है, ओडिशा के घाट पर है। द 7th वेसल बिलोंगिंग टू द प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट। अब इसमें प्रोजेक्ट 17A में कितने वेसल्स जो हैं वो लॉन्च करने की टारगेट रखा हुआ है, ये भी हमने डीएनए में किया है। यू वर सपोज टू कवर दैट, ठीक है। तो ये चीज को भी जरा देखो कि क्या है, कुछ तो आपको होमवर्क मिलना चाहिए ना, नहीं तो पता चला मैम आगे आगे जो है सारा कराते जा रही है और आप पीछे से सारी चीजें भूलते जा रहे हो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो प्लीज राइट डाउन दीज 2-3 थिंग्स ओवर देयर इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट ए लिखा हुआ है, ये ए क्या है, अल्फा फ्रिगेट। इसको कब इनिशिएट किया गया था, 2019 में इसको इनिशिएट किया गया था, ठीक है। अब रिमेनिंग 6 शिप्स कौन कौन सी हैं, वो है नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी एंड विंध्यागिरी। You already have the answer, but let's see that how many can actually answer this. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू दी एनसीईआरटीज कि एनसीईआरटीज को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है वो ग्रांट कर दिया गया है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि जो एनसीईआरटी है इट विल बिकम on becoming a research university will offer opportunities for the global collaborations and contributions to the global educational platforms, landscapes, basically global educational landscapes. So this is what it is supposed to be done. तो research university जो है ये बनने के बाद बहुत सारे collaborations होंगे, बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे, हम जो आदान प्रदान जो है ये सारा काम होगा। तो all these actually will be helping out in order for us to grow and for them also to grow. तो एक तरीके से knowledge exchange होगी and we would be able to grow in a much better way. The deemed to be university status is on lines of the Indian Institute of the Science. ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में, ठीक है, और बहुत फेमस है ये यूनिवर्सिटी, बहुत सही यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर प्रधान जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इन्होंने कहा कि जादुई पिटारा क्या है कि एक ये प्ले बेस्ड एजुकेशनल सिस्टम है, ये ना खेल खेल में बच्चों को सिखाने का एक ये तरीका है। तो जादुई पिटारा जो कि एक प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल है विच हैज बीन स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर द चिल्ड्रन, जिनकी एज जो है वो 3 से 8 साल की है, क्योंकि बच्चे ना लिखना नहीं उतना पसंद करते हैं, दे आर लाइक एंजॉइंग यू नो कोई एक्टिविटी हो, कोई ऐसी चीज हो जिसको देख करके दे कैन एक्चुअली लर्न थिंग्स। ओके, अब जैसे कि बच्चे को आप कोई चीज दिखा करके जरूर सिखा सकते हो ना, यू नो डूइंग समथिंग एंड ऑल, दे कैन लर्न, बट व्हेन इट कम्स टू दिस कि आप उनको बुक पकड़ा दो एंड उसमें पिक्चर्स नहीं हो, सिर्फ रिटन ही सारी चीजें लिखी हुई हो, तो आप भी बोर हो जाओगे। बच्चों की तो बात ही छोड़ दो, आप खुद बोर हो जाओगे, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे इनकी जो स्टडी है, इनकी जो पढ़ने का तरीका है, उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए जादुई पिटारा का जो सिस्टम है वो लेकर के आने की बात हो रही है। एंड इट विल बी डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी ओनली, वुड बेनिफिट 10 crore चिल्ड्रन हु विल बी एंटरिंग इनटू द प्ले बेस्ड लर्निंग सिस्टम। एंड ये कहाँ पर होगा, आंगनवाड़ी या फिर जो है pre-primary sections of the schools leading to that of the class 2.
Okay, so these are a few things which is really very good and we are supposed to experiment all these kind of things and हम एक तरीके से जो है बच्चों को एक अच्छा environment और एक अच्छा तरीका उनके जो हम मस्तिष्क पे उनके एक इमेज छोड़ देंगे कि भाई कितना अच्छा पढ़ाया है और बच्चे उस चीज को भूल भी नहीं पाएंगे। बच्चे जो ना माटी होते हैं, मिट्टी, नो सिंपल क्ले, उसको आप जिस शेप में चाहे जैसा चाहे वैसा आप ढाल सकते हैं, ऐसे होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड मैरिजेस एंटाइटल टू पेरेंट्स शेयर इन प्रॉपर्टी। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को जो है सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को कहा कि जो भी बच्चे वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिज से हुए हैं तो यहाँ पर जो पेरेंट्स की शेयर है जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो वहां पर उनको वहां जो है प्रॉपर्टी दी जाएगी, बिकॉज गलती पेरेंट्स की थी, नॉट ऑफ द चिल्ड्रन। सो व्हाई डू दे सफर? ओके, तो वो क्यों सफर करें? तो यही पॉइंट को लेकर के ये पूरा आर्टिकल है। जुडिशियल क्लैरिफिकेशन, 3 जजों की एक बेंच जो है जिसको कि लीड कौन कर रहे थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, तो ये लीड कर रहे थे। ही क्लैरिफाइड अबाउट दिस थिंग ओनली कि ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है अंडर मिताक्षरा लॉ के हिसाब से, तो वहां पर जो भी बच्चे वर्ड या फिर वर्डेबल मैरिज से पैदा होते हैं तो उनको प्रॉपर्टी देनी चाहिए, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी देनी चाहिए। लिमिटेशंस यहां पर जो है उन्होंने कहा the court specified that such a child would not be entitled to inheritance rights in the property of any other family member। अब ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें और भी लोगों का हक है तो वो सिर्फ अपने फादर के हक वाला जो है, अपनी मदर के हक वाला जो है, उसी चीज को वो अपना सकता है। बाकी लोगों में उसको किसी भी तरीके का कोई जो इंटरफेरेंस है वो नहीं यहाँ पर एंटरटेन किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि वॉइडेबल मैरिज एक्चुअली होती क्या है, वॉइडेबल वर्सेस वॉइड मैरिज क्या होती है। तो वॉइडेबल मैरिज वो मैरिज है दैट can be invalidated through a decree by either the husband or wife. Now when it comes to the void marriage is invalid from the outset only। तो यहाँ पर जो है इसको invalidate किया जा सकता है। देखो voidable शादी जो है यहाँ पर invalidate किया जा सकता है हस्बैंड या फिर वाइफ की तरफ से, लेकिन यहाँ पर जो void marriage होती है ये invalid from the outset is the thing which is being done। Now applicability मिताक्षरा लॉ की हिसाब अब बात करें तो मिताक्षरा लॉ ऑफ सक्सेशन जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर अप्लाई होती है, इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। प्लीज इस चीज को, एक्सेप्शन को याद रखिएगा। जो मिताक्षरा लॉ है सक्सेशन को लेकर के, जो मिताक्षरा लॉ है ये लॉ इंडिया में हर जगह अप्लाई होती है, वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ करके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी टाइप की जो स्टेटमेंट्स है ना लगा देंगे, इट इज अप्लाइड ऑल ओवर इंडिया। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे आपका एक तो स्टेटमेंट यही भी गलत हो गया है ना। लेजिटिमेसी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, अब इनकी लेजिटिमेसी की अगर बात करें तो यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 के हिसाब से इट हैज लीगली लेजिटिमाइज्ड चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस। तो इन्होंने जो है यहाँ पे लीगली लेजिटिमाइज किया है कि इस टाइप की शादी से भी अगर किसी का जन्म होता है किसी बच्चे का तो ऑब्वियसली बात है कि उसको लीगली हम यहाँ पर मानेंगे कि हाँ वो सही ठीक है। एक्सटेंशन टू हिंदू सक्सेशन एक्ट, अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन की बात करें तो the court emphasized that the intention behind legitimizing such children in the Hindu Marriage Act should also be reflected in the Hindu Succession Act। तो अगर हम इन बच्चों का अगर हक मानते हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी इस तरीके की चीजों को रेगुलेट करने की हमको जरूरत है। लेजिटिमेट किनशिप, अब लेजिटिमेट किनशिप क्या है? जो बच्चे वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिज से होते हैं दे फॉल विद इन द स्कोप ऑफ लेजिटिमेट किनशिप एंड शुड नॉट बी कंसीडर्ड इलेजिटिमेट। तो यहाँ पे जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उनको इलेजिटिमेट जो है वो नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनको लेजिटिमेट किनशिप जो है वो मिलनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट ऑल दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स हैज बीन pointed out and has been presented in front by the court. Actually this has been done.
तो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, यहाँ पर अमेंडमेंट मतलब इसमें जो है चेंजेस की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली अमेंडमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो कोर्ट ने कहा है कि जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2005, the share of a deceased person in a joint family governed by the Mitakshara law can be passed on the heirs through the testamentary or the intestate succession, whereas before the amendment it was through the survivorship only। तो ये जो है पहले सर्वाइवरशिप के हिसाब से जो है वो दे दिया जाता था, इनहेरिट चीज़ें कर दी जाती थी, वो जो मतलब आप ये दे दिया जाता था, बट अब जो है इस चीज़ को बेसिकली चेंज यहाँ पर कर दिया गया था। ओके चलो, सो दिस वाज इट रिलेटेड टू टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस, द हिंदू डेली न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस। एंड हाँ, आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको फिर से जो है सब्सक्राइब करिए, दोबारा अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करिए, एंड जो बेल बटन होता है ना उसको क्लिक कर दीजिए ना, सो दैट आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कह रहे थे नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे, तो परेशान मत होइए, इसको एक बार करके देखिए। टेक्निकल टीम भी अपनी तरफ से देख रही है दैट व्हाट आर द काइंड ऑफ इश्यूज एक्चुअली वी आर फेसिंग ओवर हियर। So see you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night.